बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्बास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में अब तक की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है ये मिलिट्री कार्रवाई, इसके बारे में आज का ये वीलॉग है जो कि अब से कुछ देर पहले अमन में लाई गई है। कोर्ट मार्शल किया जाएगा साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है नाज़रीन करामी, और साथ साथ उनको मिलिट्री कस्टडी में भी लिया जा चुका है, यानी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बुशरा बीबी की जान जिस तोते में थी वो तोता जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से खान साहब की तरफ से जो मशरूत माफ़ी की बातें की जा रही थी वो क्यों की जा रही थी, वो इसीलिए की जा रही थी कि खान साहब को पता था कि बड़ी गिरफ्तारी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद अमल में लाई जा रही है। और इसी गिरफ्तारी से डरते हुए ये कहा जा रहा है कि खान साहब की तरफ से माफ़ी का बार बार मुज़ाकरात का कहा जा रहा था और मशरूत माफ़ी मांगने के लिए भी खान साहब तैयार थे। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में कुछ पस मंज़र के बारे में, कुछ हक़ाइक़ के बारे में, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है, मिलिट्री कस्टडी है, इसके बारे में आज के इस वीलॉग में तमाम तर तफसीलात, क्यों इनको अरेस्ट किया गया है, ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है और क्या कहा जा रहा है, इस बारे में आज का ये वीलॉग है। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, शेख रशीद साहब जो हैं उनकी जानिब से अब ये दावा किया गया है कि 20 सितंबर को मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो कायम होने जा रही है। क्या वाकई मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो कायम होने जा रही है? शेख साहब जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है या फिर शेख साहब की जानिब से हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं? और साथ साथ कुछ बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मतवक़्क़ी उम्मीदवार हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए, उनके हवाले से अब 4 बड़े साजिशी अनासिर तैयार कर लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ साजिशें की जा रही, क्या साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ? आज का वीलॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये जो बड़ी गिरफ्तारी है साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की, इस गिरफ्तारी के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ तो आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ संगीन वईद के इन पर चार्जेस थे, जिनमें कि ये था कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और साथ साथ मिलिट्री एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी भी इन्होंने की। और सीन कुछ यूँ है कि 1200 अरब रुपए की ज़मीन है, हाउसिंग सोसाइटी की ये ज़मीन, जिसके हवाले से, जिसके पेश नज़र शिकायत ISPR की जानिब से भी आज ही कहा गया कि इसी की शिकायत मौसूल हुई थी और इसी वजह से ये कार्रवाई का एक जो है वो आगाज़ किया गया था। और इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, कुछ ठोस शवाहिद मिले थे, बाकायदा कार्रवाई की गई है और उसी के पेश नज़र आज इनको मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये शिकायत दर्ज हुई थी, ये केस फाइल हुआ था। ये जो टॉप सिटी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी की ये जो ज़मीन है जिसकी कि मालियत जो है 1200 अरब रुपए से ज़ायद बनती है और इसी में भी घपले का, यानी कि रिटायरमेंट ले ली गई थी इनकी, ये जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल है इनसे रिटायरमेंट ली गई थी। ये खुद रिटायर नहीं हुए, इन्होंने अपने ओहदे की मुद्दत जो है पूरी नहीं की थी। रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने फिर अपने जो जिस तरह से होता है हमारे यहाँ के मिलिट्री जो ऑफिसर्स होते हैं, कहा जाता है कि उनकी इन्फ्लुएंस होती है, वो रिटायरमेंट के बाद भी जो उनकी किसी भी किस्म का कोई काम होता है तो वो उसे अपना असर और रसूस में इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ जो उनके इख्तियारात होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। और इसमें ये एक मिसाल जो है ये वाज़ेह तौर पर सामने आती है। और बेसिकली आज की जो मुल्क की तारीख को अगर हम उठा के देखें तो ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो आज की गई है और ये ख़ुद एहतसाबी का एक अमल है। खुद एहतसाबी इस तरह से कि एक आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर साबिक DGSI के हवाले से उनका कोर्ट मार्शल किया जाना, उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया जाना, उनसे तहकीकात करना, उनसे इन्वेस्टिगेशंस करना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के बाद, और फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई है। और कहा जाना है कि जितनी भी इंक्वायरीज़ की गई, तहकीकात की गई, उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी और इसी के पेश नज़र अब ये कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन मुश्किलात तो बढ़ेंगी, क्योंकि ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब पे ये भी इल्ज़ाम था कि फ़ौज के अंदर जो दरार है, फ़ौज के अंदर जो तकसीम है, आपको पता होगा कि जिसके
मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, इन आर्मी चीफ़ के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की गई और उनकी जमात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई, फिर अदालतों का जो किरदार रहा, फिर मौजूदा हुकूमत जिस तरह से वजूद में लाई गई और इनको ला के मुसल्लत कर दिया गया। खान साहब अपनी हर टॉक में ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत को ला करके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हम पे मुसल्लत किया गया है, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया गया है। तो अब खान साहब वही इमरान साहब और ये जो फ़ौज के अंदर एक तकसीम का एक एलिमेंट पाया जाता था और कहा जाता था कि नहीं, फ़ौज के कुछ जर्नल जो हैं, फ़ौज जो है वो खान साहब के फेवर में है, खान साहब की सपोर्ट में। अब वो जो एलिमेंट, वो एक तासुर था, वो ज़ाइल हो चुका है आज की इस बड़ी कार्रवाई के बाद। क्योंकि अगर ये ख़ुद एहतसाबी के अमल में अगर साबिक DGI को अरेस्ट किया जा सकता है, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हर मीडिया टॉक में, हर उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं वो माफ़ी मांगे, 9 मई के ज़िम्मेदारान को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और आज की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं, क्या वाकई आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ने चली जा रही हैं, और क्या वाकई ये इमरान खान साहब को एक मैसेज दिया गया है कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब नाज़रीन करामी, इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे, उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा उसमें 3 बड़े उन्होंने इंकशाफ किए और सबसे बड़ा इंकशाफ जो है उन्होंने ये किया कि 20 सितंबर को मुल्क में टेक्नोक्रेट सिस्टम आ रहा है। अच्छा, शेख रशीद साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कुछ नाक़दीन की जानिब से कि उनको ये बात उनसे कहलवाई गई है, उनके ये बुलवाई गई है उनसे बात कि ये बोलो, जाके ये अवाम में डिलीवर करो, अवाम को बताओ कि वाकई अब कुछ ऐसा होने जा रहा है और ये टेक्नोक्रेट सिस्टम क्या वाकई मुल्क जो है ये मुल्क में लागू होने जा रहा है। क्या वाकई शेख रशीद साहब को ये कहलवाया गया है, बुलवाया गया है, ये जो कहा जा रहा था इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद, अब इस एक चीज़ की तो नफ़ी होती हुई हमें नज़र आ रही है कि टेक्नोक्रेट सिस्टम मुल्क में अगर आ जाता है तो वो किस तरह से लाया जाएगा। शेख रशीद साहब के जहन में, उनके मुंह में ये बात डालने वाला कौन है। शेख रशीद साहब ने नाज़रीन ग्रामी मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने और भी बड़ी बातें की, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात की वो एक टेक्नोक्रेट सिस्टम के हवाले से थी कि मुल्क में अब टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है। उन्होंने फिर टाइम भी दे दिया उसका, उन्होंने कहा जी सितंबर में 20 सितंबर को मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आने जा रही है। शेख साहब को कैसे पता है? शेख साहब के साथ साथ शाहिद खान अब्बासी साहब जिन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की, कराची में एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। और वैसे भी वो जहाँ पर भी कोई मीडिया से बात करते हैं, मीडिया के नुमाइंदों से, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मुल्क इस वक्त ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम का मुतामिल हरगिज़ नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में एक नया सिस्टम मुतारिफ कराने की, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो भी टेक्नोक्रेट सिस्टम, टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी हो, शेख रशीद हो, ये सारे जो हैं इस तरह की बातें मुल्क की हालात जो है बेसिकली वो जा किधर रहे हैं। शेख रशीद ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने 3 बड़े इंकशाफात किए हैं जी। इसमें मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक ये सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर IPPs का मामला जो है नाज़रीन ग्रामी वो भी आपके सामने ही है, जो कि इस वक्त मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहा है, अवाम जो है वो पिस रहे हैं। अच्छा, और कौमी हुकूमत बनाई जाएगी और ऐसे लोग जो हैं वो सिस्टम में लाए जाएंगे जो कि सिस्टम में ऐसा सिस्टम जो है कायम किया जाएगा जिससे कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये शाहिद खान अब्बासी साहब का, जिनको कि बागी कहा जाता है, नून लीग के एक सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उनकी जानिब से इस तरह की बात करना कि टेक्नोक्रेट सिस्टम जो है वो इस तरह का कोई सेटअप लाया जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो लाए जाने चाहिए इकट्ठे करके कि जो मुल्क चलाने की सलाहियत रखते हों। अच्छा नाज़रीन करामी, शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इस मुल्क के साथ और कितने तजुर्बे करने हैं, इन तजुर्बात का मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि नैब जैसा इदारा जो है उसको भी ख़त्म होना चाहिए, उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए कि वो जो एहतसाब का जो अमल है वो नहीं होना चाहिए।
یہ بات سمجھ سے باہر ہے. جب ان کے حوالے سے، ان سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو اس سرے سے ختم کر دینا چاہیے. بہرحال انہوں نے کہا کہ راستے کا تعین کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور راستہ یقیناً یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف ہی شاہدہ خان عباسی صاحب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سسٹم جو ہے، نیا سسٹم وہی لا کے ملک میں تبدیلی اور ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پرپوزل تیار کیا تھا جب شاہدہ خان عباسی صاحب جو ہیں وہ سیٹ اپ کا حصہ تھے تب. اور محمود خان اچکزئی صاحب نے وہ ایک پرپوزل جو ہے وہ خان صاحب کو ایک تیار کر کے دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور لیکن خان صاحب نے اس وقت اس پرپوزل کو نہ صرف ریجیکٹ کر دیا تھا بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو وارن کیا تھا کہ نہیں، ایسے کسی بھی سیٹ اپ کے، ایسے کسی بھی سسٹم کے وہ متحمل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حق میں ہیں. ناظرین گرامی، اب شیخ صاحب جب باہر آئے تو اب شیخ صاحب کو 40 دن کے لیے جب خان صاحب کے کڑیاں سخت کی جا رہی تھی، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، جس وقت گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی تھیں، تو اس وقت شیخ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ 40 دن کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو حبس بجا میں رکھا گیا تھا. ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان پر کچھ مختلف رویت کے مقدمات بھی چلائے گئے، ان کو ہتھ کڑیاں بھی لگائی گئیں. پھر شیخ صاحب تو یہ بھی اب آ کے باہر، اب جب وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کرین سے بھی لٹکایا گیا تھا. اور خیر پھر وہ کرین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو کرین ڈرائیور تھا وہ راولپنڈی کا نکلا، اور اس طرح سے ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اب ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے یہ جو نیا پنڈورا باکس شیخ رشید نے کھولا ہے، شیخ رشید اور دوسری جانب یہ گوہر اعجاز صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کی لانچنگ، پھر آئی پی پیز کا معاملہ. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا. اب آئی پی پیز، گوہر اعجاز، شیخ رشید، شاہدہ خان عباسی، یہ سب مل کے یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ان کے ذہن میں ڈالا کس نے ہے کہ واقعی کیا ٹیکنوکریٹ سسٹم کے ہی اس وقت ایک واحد حل ہے پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی ہماری ڈیلز ہوئی ہیں آئی پی پی سے جان چھڑانے کے لیے، کیا واقعی باصلاحیت لوگ جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، مسلط کیے جا رہے ہیں، ایک نیا تجربہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ تو ساتھ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ شدید ناراض ہے ملک کے موجودہ وزیر اعظم سے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر چکا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ چکا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، صرف اس کا سسٹم، اس کی حکومت، اس کا سیٹ اپ جو ہے یہ منتوں ترلوں پہ چل رہا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کر کے اپنا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. دوسری جانب ناظرین گرامی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو 8 ججز کا پینل تھا، وہ جس نے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جس کا فیصلہ آیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اس کا حصہ تھے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کچھ تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لانچنگ کی گئی ہے 4 لوگوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک نیا محاذ جو ہے ان کے خلاف کھول لیا گیا ہے تاکہ آئندہ، آپ کو پتہ ہی ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے متوقع امیدوار بھی ہیں. اور دوسری جانب 13 اگست کل رات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ادھر لاہور میں اب بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور کپتان نے کال دے رکھی ہے اپنے کارکنان کو کہ گھروں سے باہر نکلیے، اکٹھے ہوں اور احتجاج ریکارڈ کرائیے. لیکن اس کے حوالے سے بھی اب ملک بھر میں کریک ڈاؤن جو ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. کارکنان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کل 13 اگست ہے اور یہ جو ہمارا 78واں یوم آزادی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ یہ اللہ کرے کہ امید کی ایک نئی کرن نہیں بلکہ امید کا ایک نیا سورج لے کر آئے اور واقعی عوام کو ریلیف ملے. اب یہ جو بڑی بڑی گرفتاریاں ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، پھر ملک کا جو سیٹ اپ ہے، عام آدمی جس طرح سے پس رہا ہے، آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، آئی ایم ایف کی ڈیلز ہیں، اب ان سے ریلیف جو ہے وہ عوام یقیناً چاہتے ہیں. اب کل کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور کپتان کی جو کال ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. 13 اگست کی رات ہے، باخیری و عافیت ہمارا یہ 78واں یوم آزادی گزرے، یہی دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آئے. آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.